बिहार का 136 सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र। ये कोई आम राजनैतिक जमीन नहीं है। आज हम इसका एक बहुत ही क्लिनिकल, डेटा आधारित पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा मकसद किसी व्यक्ति या चेहरे की आलोचना करना नहीं है। हम उस पूरे चुनावी तंत्र, शासन व्यवस्था और डेटा इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे जो इस सीट की हकीकत और यहाँ का भविष्य तय करते हैं। सबसे पहले जमीन को समझते हैं। समस्तीपुर जिले के ठीक बीचों बीच बसा सरायरंजन पूरी तरह से अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपने गहरे सामाजिक ताने बाने पर टिका है। यहाँ कुशवाहा और यादव समुदायों के बीच एक ऐसा जनसांख्यिकीय संतुलन है जो अक्सर एक बड़े राजनीतिक घर्षण में बदल जाता है। ये जमीन जितनी उपजाऊ है ना, यहाँ की चुनावी जड़ें उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्य के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सत्ता का बिल्कुल शिखर। लेकिन इसके बावजूद जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो एक गंभीर आर्थिक और कृषि संकट नजर आता है। इस पावर और पब्लिक के बीच की खाई को समझना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु है। तो हम इसे कैसे डिकोड करेंगे? हम जमीन की नब्ज टटोलेंगे, चुनावी नतीजों की असली संरचना समझेंगे, देखेंगे कि लोगों की शिकायतों और वोटिंग पैटर्न में इतना अंतर क्यों है, और अंत में एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे कि यहाँ क्या बदलाव लाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले जमीन की नब्ज पकड़ते हैं, बात करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट की जो यहाँ के सारे नतीजों की नींव है। सरायरंजन महज एक विधानसभा नहीं है, ये जातियों और अस्मिता का एक साइलेंट बैटल ग्राउंड है। 2025 के चुनाव में यहाँ 73.51% का भारी मतदान हुआ। इसे हम वोटर टर्नआउट हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। 2020 में यही आंकड़ा सिर्फ 60.86% था। ये अचानक आया कोई उछाल नहीं था, ये एक बेहद आक्रामक, कैलकुलेटेड लास्ट माइल मोबिलाइजेशन का सीधा नतीजा था। और इसका फायदा किसे हुआ? एनडीए को, जिन्होंने 20,798 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत पक्की की। अब इस वोट शेयर को देखिए। ये महागठबंधन की सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी यानी उनकी वोट सीलिंग को दिखाता है। आरजेडी का जो कोर मुस्लिम यादव समीकरण है वो बेहद वफादार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो 39.38% पर आकर लॉक हो जाता है। ये बेस उन्हें 39% तक तो सुरक्षित ले जाता है, लेकिन 50% के उस जादुई आंकड़े को पार करने के लिए संख्यात्मक रूप से ये बिल्कुल नाकाफी है। तो 2025 के नतीजों के पीछे की असली एनाटॉमी क्या रही? सिस्टम ने कैसे काम किया? आइए इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। ये नतीजे सिर्फ किसी एक पार्टी की लहर का परिणाम नहीं थे। इसमें थर्ड फ्रंट का एक बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने सत्ता विरोधी वोटों को बुरी तरह काट दिया। जन स्वराज पार्टी और निर्दलियों ने मिलकर लगभग 11,675 बेहद अहम वोटों का बंटवारा कर दिया। असल में ये पूरी लड़ाई आरजेडी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति और जेडीयू के वेलफेयर पैट्रोनेज यानी कल्याणकारी संरक्षण के बीच थी। जेडीयू के इस वेलफेयर नेटवर्क ने खामोश वोटरों को, खासकर महिलाओं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ लिया। यहाँ एक पल रुककर बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का अंक गणित या जातियों का गुणाभाग नहीं है। हमारे संवैधानिक मूल्य ये मांग करते हैं कि शासन का हर एक कदम लोगों की गरिमा, उनकी डिग्निटी को बढ़ाए। चुनाव और वोटिंग तो एक तंत्र है, लेकिन एक सच्चा और सार्थक लोकतांत्रिक संवाद हमेशा जिम्मेदारी और हर नागरिक के सम्मान पर टिका होना चाहिए। इसके बिना सारी रणनीतियां खोखली हैं। और इसी बिंदु से जन्म लेता है हमारा अगला सवाल, जिसे हम द ग्रीवेंस पैराडॉक्स कहते हैं। लोगों की हताशा और चुनावी नतीजों के बीच का ये अजीब सा डिस्कनेक्ट। इस क्षेत्र में जो दर्द है वो बहुत गहरा है। रामेश्वर जूट मिल का हमेशा के लिए बंद हो जाना ये कोई छोटी घटना नहीं थी। एक ही झटके में 4,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गईं। किसानों के खेत भयानक जल भराव की मार झेल रहे हैं, और अगर आप पब्लिक हेल्थ के आंकड़े देखें तो वे आपको विचलित कर देंगे। यहाँ 48.30% बच्चों में ठिगनापन है और 63.50% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। नतीजा, मजबूरन पलायन। नौजवान अपना घर छोड़ने को बेबस हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी गहरी निराशा भी सत्ता को हिला नहीं पाई। ये दर्द वोटों के बदलाव में तब्दील नहीं हो सका। तो सत्ता विरोधी लहर आखिर फेल क्यों हुई? इसे हम स्ट्रक्चरल एसिमेट्री यानी संरचनात्मक विषमता के नजरिए से देखते हैं। इसके लिए हम VRIN
व्रिन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या कोई चुनावी संसाधन मूल्यवान है, दुर्लभ है, जिसकी नकल न की जा सके और जिसका कोई विकल्प न हो। जेडीयू के पास सबसे बड़ा संसाधन है उनका उम्मीदवार, जो खुद राज्य का उप मुख्यमंत्री है। ये मूल्यवान भी है और दुर्लभ भी। जमीनी स्तर पर वोटरों के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर बैठ जाता है कि अगर इस ताकतवर नेता को हरा दिया तो राजधानी से मिलने वाला विकास का पैसा रुक जाएगा। इसके विपरीत विपक्ष का मुस्लिम यादव आधार मूल्यवान तो है, लेकिन दुर्लभ या अपूरणीय नहीं। साथ ही एनडीए का डिजिटल व्हाट्सएप इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि वो अपने वोटरों को किसी भी जमीनी आलोचना से पूरी तरह इंसुलेट कर देता है। जब सिस्टम इतना मजबूत और जमा हुआ हो तो उसे चुनौती कैसे दी जाए? यहाँ बात आती है हमारे रणनीतिक ब्लूप्रिंट की, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। आप पारंपरिक रैलियों से ऐसा चुनाव नहीं जीत सकते। आपको एक 24 मंथ्स का कड़ा डेटा आधारित प्लान चाहिए। शुरुआत होती है D-730 से, यानी चुनाव से पूरे 2 साल पहले। यहाँ से फाउंडेशन बिल्डिंग और शिकायतों का ऑडिट होना चाहिए। फिर चुनाव से 1 साल पहले, यानी D-365 पर जूट मिल और कृषि संकट को मुख्य मुद्दा बनाकर एक इकोनॉमिक इंडिकमेंट नैरेटिव सेट करना है। और फिर धीरे धीरे सराय रंजन नवनिर्माण जैसी एक जमीनी यूथ ब्रिगेड को एक्टिवेट करना है। अंतिम चरण के लिए 4 बेहद आक्रामक कदम सुझाए गए हैं। पहला, सभी 300 से ज्यादा पोलिंग बूथों का सख्त ऑडिट। दूसरा, उन थर्ड फ्रंट उम्मीदवारों को पहले ही बेअसर करना जो सत्ता विरोधी वोटों को बांटते हैं। तीसरा, एक ऐसा घोषणा पत्र लाना जो सिर्फ और सिर्फ सराय हिंजन के किसानों और जल भराव की समस्या पर फोकस करे। और सबसे महत्वपूर्ण, एक 24/7 डिजिटल काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल स्थापित करना, ताकि व्हाट्सएप के जरिए फैलने वाले किसी भी भ्रम को 60 मिनट के भीतर खत्म किया जा सके। इन सब रणनीतियों का एक ही मकसद है, जमीनी हकीकत और शासन के बीच के अंतर को पाटना। आइए आगे का रास्ता देखते हैं। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो सराय रंजन में ये विरोधाभास कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन डेटा और रणनीति की इस पूरी चर्चा में एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आधुनिक चुनावों में डेटा इंजीनियरिंग का इस्तेमाल गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। भारत के DPDP 2023 फ्रेमवर्क के तहत हर एक डिजिटल वोटर ऑपरेशन में प्राइवेसी, नागरिकों की स्पष्ट सहमति और डेटा के इस्तेमाल की सीमा का कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है। हम कानून के दायरे में रह के ही लोकतंत्र को असली मायनों में सशक्त कर सकते हैं। क्या सराय रंजन का भविष्य सत्ता की इस संरक्षण और जमीनी हकीकत के बीच ही फंसा रहेगा, या फिर डेटा आधारित राजनीति यहाँ एक नया सवेरा लेकर आएगी? चुनाव आपका है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08142041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।